खुश है जमाना आज पहली तारीख है दीप। एब्सोल्युटली बहुत सारी खबरें ऐसी है जो आपका मूड अच्छा कर सकती है। यस। लेकिन उसके बावजूद मूड SGX निफ्टी का इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। क्यों? बस यही है आज का खास कवरेज। बिल्कुल स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सवाल यही पूछना अनिल जी से कि क्यों मूड अच्छा नहीं हुआ है, इतनी सारी खबरें आ गई, इतना डेवलपमेंट्स हो गया है और कल की मुनाफा वसूली के बाद आज वीकली एक्सपायरी के दिन हम क्या करने वाले हैं ये भी जानना है सर। बिल्कुल दीप, और पहले आज के ट्रिगर्स देख लें। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। बहुत सारे ट्रिगर्स बड़े इंटरेस्टिंग बातें आज महीने की शुरुआत में होती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो चौथी तिमाही के GDP आंकड़े 4% से बढ़कर 6% के ऊपर आते हुए दिखे हैं। इस पर पूरा होगा विश्लेषण। अमेरिकी कांग्रेस ने डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है। राहत की सांस अमेरिका वालों के लिए और दुनिया भर के लिए भी। हालांकि बाजार रहे कमजोर, डाउ भी घटा है और डाउ फ्यूचर्स भी है नीचे। क्यों? सब कुछ ठीक होने के बावजूद ऐसा क्यों? इसका भी विश्लेषण होगा। कोल इंडिया फाइनली भाव ऊपर और सरकार का मन बेचने का। पहली और आखिरी बार नहीं, हर बार ऐसा होता है, आज फिर से होता दिख रहा है। ये है आज के 4 बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो चलिए जब भी कोई ऐसी PSU कंपनी में प्राइस एक्शन दिखे समझ लीजिए आगे क्या डेवलपमेंट उस पर आने वाला है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं एक्चुअली सर। सिर्फ 4 ट्रिगर्स आपको दिखे हैं बट सवाल सर के लिए कुछ ज़्यादा ही है उन चारों ट्रिगर्स के बियॉन्ड भी। बट क्योंकि आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर हुई एक बार उस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी समय से बात चल रही थी, 1 महीने से ये बात चल रही थी, डेट सीलिंग आएगी, फिर नेगोशिएशन हुए, चर्चा हुई, डील बनी। अमेरिका की बात करें? अमेरिका की बात नहीं, मैं आज हिंदुस्तान से शुरू हिंदुस्तान से हाँ, मैं हिंदुस्तान से शुरू क्योंकि इतना अरे मतलब हाँ, GDP के सर आंकड़े एक्सपेक्टेशन जो थी उसके मुकाबले तो बहुत शानदार आंकड़ा है। देखिए, नंबर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा बहुत बढ़े। ज्यादा 4% के सामने 5% के आसपास की उम्मीद थी और आए 6% के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन GDP ग्रोथ के आंकड़ों पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हाँ कि 6% नहीं हो सकती, क्योंकि आपका GST कलेक्शन, आपका टैक्स कलेक्शन, आपके मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत जबरदस्त तेजी से ग्रो करती हुई दिख रही है और उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के साथ 2 चीजें दीप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नजर आ रही। एक, पूरे साल भर के GDP का अनुमान थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है 20 बेसिस पॉइंट से ही सही, लेकिन थोड़ा और बढ़कर आप 7% के ऊपर टिक पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपसे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस साल की दूसरी 6 माही और बेहतर होने की संभावना आप मानकर सकते हैं। तो वित्त वर्ष 2024 की जो GDP आएगी वो और बेहतर होने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है जो GDP ग्रोथ का नंबर जो आ रहा है, जहां से ग्रोथ मजबूत आई वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी ग्रोथ है। और देखिए, ऐसा नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री से जो ग्रोथ आती है वो क्वालिटी नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ जब आती है तो उससे कंजम्पशन बहुत बढ़ता है। यस सर। मिडिल क्लास लोगों के पास परचेजिंग पावर आता है, वो खर्चा करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जब मजबूत आती है तो उसका असर सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर नहीं पड़ता, उसका असर ज्यादा होता है इकोनॉमी में। एक प्लांट अगर काम करता है तो उसके साथ जुड़े हुए 50, 100, 200 दूसरी कंपनियों का बिजनेस जुड़ा होता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, वहां से आती दिखे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो GDP ग्रोथ को हटकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो बयान है वो कल फिर से इस बात को लेकर भरोसा जताते हुए दिख रहे कि महंगाई 4% तक ले आएंगे। सो अगर आपकी ग्रोथ मजबूत है, अगर आपकी महंगाई काबू में आ रही है, और फिर लाइफ में क्या चाहिए? करेक्ट सर, करेक्ट। तो आप हायर ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन। अब लोअर तो 2% तो आने से रहा, वो जमाना चला गया, तो 2% में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। इवन 4% इज मॉडरेट इन्फ्लेशन, जिसके साथ अगर आपको 7% की ग्रोथ मिले, nobody minds सर, वो तो right. और उससे अच्छा क्या चाहिए? उससे अच्छा क्या? तो अल्टीमेटली आप मतलब वैसा है ना, क्या आपको मेरी लाइफ में खर्चे बढ़ गए, लेकिन खर्चे के सामने उससे ज्यादा सैलरी बढ़े तो क्या दिक्कत है? करेक्ट। तो मतलब इकोनॉमी में होता है, प्रैक्टिकली हमारा नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन बात ये कि बेस्ट है अगर GDP प्लस इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट आ जाए, उतना दे दे, बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत है, वैसा हो जाए तो। हाँ, मतलब नॉमिनल जो हमारा GDP प्लस, व्हाट एन आइडिया सर जी। बिल्कुल। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए भले मार्केट इस पर डे टू डे बेसिस पे GDP के नंबर्स पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप हिंदुस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं, इकोनॉमी पर भरोसा कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपके लिए खबर बेहद बेहद पॉजिटिव है। सो आई थिंक मेरे लिए मूड बनाने वाली एक खबर ये है। दूसरी खबर जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई, जो मेरे लिए मूड बनाने वाली है, कच्चा तेल। भले हम कच्चे तेल पे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर खबर पे रोज रिएक्शन देना ही हमें, राइट सर, कोई जरूरी नहीं है।
कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कच्चा तेल $72-73, भाई साहब मेरे पैसे कम खर्च होते हैं एज अ कंट्री। मेरा रोज का जो बिल है ना, रोज पेमेंट करने का बिल पोर्ट वाला, वो फर्क पड़ता है, अच्छा खासा फर्क पड़ता है, सिग्निफिकेंट है सर। बड़ा कटा $90 वाला ऑलमोस्ट 70 पर आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, चुपचाप जो फायदा होता है ना, मतलब हाँ, कई बार चुपचाप मार पड़ते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, खर्चा रोज निकल रहा है। पेट्रोल डीजल आप हफ्ते में 1 दिन डलवाते तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो रोज ज़्यादा निकलता है और वैसे ही रोज कम होने लगता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़। तो ये 2 चीज़ें आज के लिए हमारे लिए अपनी इकोनॉमी के लिहाज से बेहद पॉजिटिव, बढ़िया वो है, बहुत अच्छी है। तो हमारे लिए तो कोई चिंता अब आप ये मत बोल देना कि इकोनॉमी के लिए इतनी पॉजिटिव, तो SGX 57 पॉइंट नीचे क्यों? बनता है सवाल। देखो, मार्केट मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे बेसिस पे अलग अलग चीज़ों पे 50 चीज़ें होती हैं जिसपे चलता है, वो अपनी जगह है। आपके लिए एज एन इन्वेस्टर ये 2 संकेत आज के लिए आज बहुत पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप जो पूछना चाहेंगे, मैंने अपने क्योंकि मुझे मालूम था सब लोग SGX 50 और डाउ फ्यूचर्स और डाउ ये देख के सब मुंह फुला के बैठे होंगे, डेट डीलिंग होगी फिर भी नीचे की। तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा आपका मूड अच्छा कर दूं, कुछ अच्छी बातें, अब बाकी दीप की मर्जी है जो पूछना चाहे। नहीं, अब इतना अच्छा मूड कर दिया, मेरा दफाल पूछने का मन ही नहीं कर रहा। बट पूछना जरूरी है सर, डाउ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? मतलब 1 महीने से जो आपका डर था वो फाइनली आज सुबह क्लियर हो गया। चलिए, कल शाम ने आपने नहीं रिएक्ट किया, आज सुबह तो करो। थोड़ा सरप्राइजिंग भी और शॉकिंग भी, दो तरीके से देखना चाहिए दीप। एक तो ये कि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर अमेरिकी बाजारों को ताकत दिखानी है तो डेट सीलिंग हटने के बाद आपको बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ेंगे तो आप बहुत कमजोर हैं। भाई अभी तक तो बहाना था ना, करेक्ट, कि जब ये कर्ज संकट है, कर्ज संकट, जबकि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कर्ज संकट होना नहीं है, हर बार टल जाता है, Correct. हो जाता है। अब डेट नहीं पता आपको, हमें 31 तारीख के पहले हो जाएगा, बाद में होगा, ये सारी चीजें थी। राइट, हुआ क्या? आज सुबह सुबह वोटिंग हुई इनके इस बिल के विपक्ष में 117 वोट आए, खाली 117, ठीक है, और पक्ष में आए 300 प्लस आए, 340 कितने थे? 314 पक्ष में आए और सिर्फ 170 ने, तो आराम से, मतलब बड़े मार्जिन से, बड़े मार्जिन से। हाँ, जबकि दोनों की संख्या जो है 220 के आसपास है, 5-7 का ही डिफरेंस है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कांटे की टक्कर होनी चाहिए। और जो 2, 4, 5, 10 नहीं 20-25 लोग जो हल्ला कर रहे थे 2 दिनों से, करेक्ट, वो 20-25 ही निकले, उतने ही थे। हाँ, उतने ही थे, और नहीं थे, आवाज ज्यादा थी, काम कम था, तो आराम से पास हुआ। अब इसका मतलब ये सीनेट में जाएगा, सीनेट से पास हो ही जाएगा, बाइडेन साहब को तो साइन करना ही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद न डाउ फ्यूचर्स में एक्शन है, न अमेरिका, तो चलो कल रात को बंद नीचे हुआ तो समझ में आता है कि आपका डर था, कायदे से डाउ फ्यूचर्स तो भागने चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं भाग रहे हैं। आज का सेशन अमेरिका के लिए लिटमस टेस्ट है दीप। अगर आज अमेरिका मजबूती के साथ बंद नहीं होता है तो अमेरिका की प्रॉब्लम्स कुछ और है। अच्छा, तो फिर ये नहीं है। हाँ, तो ये डेट सीलिंग तो नाम से दबा हुआ था, हालांकि डेट सीलिंग इतना बड़ा मुद्दा है भी नहीं कि जिसकी वजह से अमेरिका बहुत कमजोर या बहुत मजबूत हो, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से माहौल बना कि मुश्किल में हो सकती है डील, इतने दिनों से आप 4-6 हफ्तों से अमेरिकी बाजार चल नहीं पा रहे। डाउ की बात करो, नैस्डैक तो 9-10 महीनों की ऊंचाइयों पर, उसकी तो बात ही छोड़ दो, तो अलग ही मूड में है। लेकिन डाउ जो नहीं चल पा रहा था, अब नहीं तो कब? राइट। सो मेरे हिसाब से आज का फ्यूचर तो छोड़ दीजिए जो भी है, बट आज रात अमेरिका का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज रात अमेरिकी बाजार संभल कर बड़े अच्छी मजबूती के साथ बंद नहीं होते हैं तो फिर अमेरिका की दूसरी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब है। तो फिर ये नहीं है प्रॉब्लम, ये नहीं है, कुछ और ही है, कुछ और ही है। वो प्रॉब्लम भी जो कुछ और है उसमें भी अच्छी खबरें आती हुई दिखी। Yes, exactly. So, आज डाउ का जो रिएक्शन है वो बड़ा सरप्राइजिंग है आज, जबकि आज खबर ये भी आई कि फेड के 2 और सदस्य जो कह रहे कि हमें ब्याज दरें इस बार नहीं बढ़ानी चाहिए। जून की जो मीटिंग है उसमें 2 फेड के सदस्यों का कल रात बयान आया, जिन्होंने कहा कि ब्याज दरें इस बार तो कम से कम रोक दो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको आगे चल के लगे कि नहीं भाई रोकना ठीक नहीं था, फिर से बढ़ाने की जरूरत तो बढ़ा लेना, ये भी उन्होंने कहा है। सो ऐसा देखा जाए तो अमेरिका से एक भी खबर खराब नहीं आई है, कुछ भी खराब नहीं, एग्जैक्टली एक भी खबर खराब नहीं। क्यों बाजार नहीं चल रही है वही जाने। सो मेरा ये मानना है कि फिर इस लिहाज से बहुत ज्यादा नेगेटिव अमेरिकी बाजारों पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो देखने की बात है। खबर तो कोई भी खराब नहीं। कई बार
अच्छी खबरें होती है तो मैं बोलता भी हूँ सावधान रहिए, लेकिन इस बार खबरें खराब बिल्कुल भी नहीं है और इन खबरों के दम पर गिरने की तो स्कोप नहीं है। करेक्ट सर। और दूसरा है कि जो जून की आपकी पॉलिसी आने वाली है अमेरिका की, 14 उसमें ब्याज दरें बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, उसमें भी नहीं बढ़ने वालों की संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है। 65% आ गए। 65% आ गए, 15-20% होते थे थोड़े टाइम पहले। Absolutely. अब 65% लोग मान रहे हैं इन दोनों बड़े भाई साहब के बयान के बाद कि भाई इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। अब इससे ज़्यादा और अमेरिका वाले क्या करें? ये बॉन्ड यील्ड भी थोड़े से नीचे आए थे। यस। सो सब तो अच्छी खबरें हैं। यही मार्केट है, यही मार्केट है। अब देखो अभी अमेरिका वाले सोए हैं, डीप स्लीप में है वो अभी। वोटिंग देख के सो गए होंगे सारे ट्रेडर। सुबह फ्रेश मूड से उठेंगे जब हमारे दिन के 2-2:30 बजेंगे, उस समय देखेंगे क्या करते हैं वो लोग। ठीक है। जनरली उनका गुड मॉर्निंग उनकी अपनी 2-2:30 बजे के आसपास होती है। ठीक ठाक। वैसे उतना भी लेट नहीं, 9:30 बज रहे हैं इस समय में। 9:30 बजे क्या अभी तक? 9:30 बजे, 10.5 घंटे पीछे। इतना जल्दी तो सोते भी नहीं होंगे। फिर भी अब मतलब एक्टिव नहीं है डाउ फ्यूचर्स के ट्रेडर। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बट वैसे कुछ नहीं, खराब देखिए है। न खबर कोई बाहर खराब है न हिंदुस्तान में खराब है, खबरें सारी अच्छी। ठीक है, खबरें सारी अच्छी। खबरें सारी अच्छी। ठीक है। कल हमारे बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई थी, उसको मुनाफा वसूली देखें या फिर कुछ और है? तो एक नहीं, बार होना था। थोड़े दीप हल्के होने और थे बाजार, और वो करेक्शन होना चाहिए था, हुआ भी। और कल दूसरा सबसे बड़ी चीज एक और ये थी कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का बड़ा इम्पैक्ट था। है। तो वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा था। कल दोपहर के शो में हम बात ही कर रहे थे किस तरह से बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में प्रीमियम इतनी भाग गई, करीबन 250 पॉइंट की प्रीमियम हो गई। फाइनली खैर बंद होते थे प्रीमियम वापस 113 पॉइंट के आसपास आई। तो कल के एक्शन में मेरे ख्याल से थोड़ा एमएससीआई रीबैलेंसिंग का वो रीजन था। दूसरा हल्का फुल्का एक रनिंग करेक्शन, और रनिंग करेक्शन में दीप अपनी बात हुई और थी एक थोड़ा सा गैप 18,500 के आसपास छोड़ा हुआ था, 500-575 की रेंज में। तो कल 483 लो बना दिया। गैप भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो हो भी गया। सो अब बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है हम थोड़ा रुके करें, बट बहुत ज़्यादा डर वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब अगले आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा एक्शन, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अपना फंडा बहुत क्लियर है, अच्छे सपोर्ट लेवल पे बाजार आएगा तो लेना ही है, लेना ही है। और सिर्फ फर्क इतना है कि थोड़े से ऊपर के रुकावट के ढंग के लेवल पे पहुंचना तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके भी इंतजार कीजिए, क्योंकि आपको ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा मिसिंग है। अपने दम पे आगे बढ़ना है। करेक्ट सर। ठीक है, तो अपने दम पे आगे बढ़ने के लिए हमारी खबरें अच्छी है, ग्लोबल मार्केट से भी खबरें अच्छी है। खाली मार्केट नहीं चल रहे कोई बात नहीं, नीचे आएगा अच्छे सपोर्ट पे आएगा, अपने लेना है। क्लियर कट व्यू है। और ऐसे में पहले बढ़कर ऊपर पहुंच जाए, फॉर एग्जाम्पल 18,650 के आसपास पहुंच गया, 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच गया, वहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे खड़े हो जाइए। गॉट इट। हाँ, दोनों तरफ कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं है। आज और कल 2 दिन और मार्केट आपको जब भी मौके दे खरीदारी के, आज और कल लीजिए अगले हफ्ते के लिए। हाँ, गॉट इट। लेना है। अब किस लेवल पे लेना, पहले तो ये डिसाइड कर देता लेना है किस लेवल पे लेना, अब वही सेकंड स्टेज डिसाइड करना है, वो आगे यही बात करनी। बताइए, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बात करनी है, पहले आज स्ट्रैटेजी। इसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और है जिससे बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए करते हैं। कल कोटक बैंक। हाँ, तो कल कोटक बैंक में आखिर में क्या हुआ? पहले आप कोटक बैंक का कैश का क्लोजिंग और फ्यूचर्स का क्लोजिंग दोनों ले आइए। ठीक है। तो कैश का क्लोजिंग 2012 के आसपास हुआ है, फ्यूचर्स का क्लोजिंग 1978 के आसपास, यानी करीबन आप 32-33-34 पॉइंट का डिफरेंस रहा दोनों में, एडजस्टेड बेसिस पे। यस सर। बिना एडजस्टेड और ज़्यादा था। कल एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी, करीबन 9 करोड़ शेयरों की डिलीवरी थी, कोटक के इतिहास की हाईएस्ट डिलीवरी है। अब काफ़ी लोग अंदाजा लगा रहे ये हुआ क्या। रीबैलेंसिंग में हो सकता है कुछ फंड्स ऐसे रहे होंगे जिन्हें कोटक खरीदना है जी, डिलीवरी लेना है अपने एमएससीआई में, इंडेक्स में जो वेटेज है उस हिसाब से, वो कहीं न कहीं डिलीवरी उनकी लेना कम रह गई होगी, एक्यूमुलेट नहीं हो पाए, तो आखिरी मिनटों में कैश मार्केट में जबरदस्त एक्शन हुआ। अब आज ये गैप तो रहना नहीं है कि फ्यूचर से, अब समझो फ्यूचर इतना नीचे है, मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मेरे पास कोटक पड़ा है, मैं क्या करूँगा आज? मैं तुरंत प्रभाव से फ्यूचर खरीदूंगा, डिलीवरी भेज दूंगा। 32 रुपये तो सामने मिल रहे हैं ना। एग्जैक्टली करेक्ट। और ऐसा तो नहीं कोई डिविडेंड या कोई और वजह से हो। सो मेरे लिए क्लियर कट है, कैश में बेचो,
फ्यूचर्स में लो। कल आखिरी मिनटों में हुआ, इसलिए कितने फंड कर पाए नहीं कर पाए मुझे नहीं पता। जागते हुए फंड मैनेजर होंगे तो उन्होंने आर्बिट्राज कर लिया होगा, तो मजा आया होगा। मजा आ जाए। मतलब बैठे बैठाए आपको कोटक में 50 रुपए मिल रहे हैं, 60 रुपए मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। सो आई थिंक आज दो चीजें हो सकती है, या तो फ्यूचर्स बढ़ जाए या कैश घट जाए। तो मेरा ये मानना है घटेगा कैश, फ्यूचर बढ़ेगा नहीं। हाँ, और कैश घटने का मतलब ये है कि आपकी बैंक निफ्टी पर डालेगा ये प्रेशर। समस्या है, तो वो भी एक इम्पैक्ट। अगर समझिए 2011 से समझो 1990 भी आता है, या अगर फ्यूचर थोड़ा और घटता है या मार्केट के मूड के साथ, तो आज बैंक निफ्टी पे थोड़ा दबाव स्पोर्ट लेवल पे कोटक की वजह से पड़ेगा। और अगर 40-50 रुपए कोटक निकलता है तो 75-100-125 पॉइंट का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे डाल सकता है। सो एडजस्टेड बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप 44,000 समझिए, नहीं कि 44,128 जो कल बंद हुआ है। समझ गया, ठीक है, कोटक को एडजस्ट करके। सो आई थिंक आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कोटक कैसे बिहेव करता है। मेरा समझना है कैश में नीचे आना चाहिए, फ्यूचर में थोड़ा बहुत आ सकता है मार्केट मूड के साथ, और लेकिन कैश में तो ऊपर का लेवल अगर रहेगा, ये गैप रहेगा, तो कोई भी फंड में आकर सुबह सुबह आर्बिट्राज करेंगे। आज तो है, मौका है 100%। तो आप कह रहे हैं लेवल्स पर इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा 100% आएगा। ठीक है सर, ये अब आप पूछिए, अब बताइए आज का सेटअप। आज का सेटअप ग्लोबल न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर है आज के संकेत। एफआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, डीआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। ये दो चीजें पॉजिटिव, बाकी मामला थोड़ा सा ढीला डाला सा है। 18,425 18,475 ये पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, जिस पर आज आप बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। वहां से हम डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे। ऐसे में 18,340 18,400 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, अगर और नीचे आप फिसलते हैं तो। ऊपर की तरफ 18,575 18,625 ये आपकी पहली रुकावट की जगह, पार करके निकले टिके तो 18,660 18,725 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी कल भारी उतार चढ़ाव रहा है, बंद होते होते आप 44,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। नीचे में अब पहला सपोर्ट जो आपके लिए है वो 43,675 43,825 150 पॉइंट की रेंज, ये पहला सपोर्ट है। इस रेंज में पहुंचकर हम देखेंगे आगे कितनी ताकत है या प्रेशर और बढ़ता है। कल वैसे इस रेंज से यही से घूमे, 825 से घूमे थे। तो कल 825 से घूमे, तो आज यही रेंज सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। आई होप कि इससे नीचे ना जाए कोटक के बावजूद। गए तो 43,400 43,600 ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जो निकल कर आता है। दीप में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर गलती से कल जैसे कल भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गिरा बैंक निफ्टी, एक बार 43,800 तक की उम्मीद कम थी, इसीलिए कल हमने छोटे स्टॉप लॉस कल इसीलिए रखे थे कि आपको रिस्क कम रखनी। क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं हुआ, इंट्राडे का हुआ होगा। आज मुझे लगता है गलती से किसी भी वजह से 43,400 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है, पहला तो एक लेवल जहां मैं 100% खरीदना चाहूँगा वो है 43,675 और दूसरा 43,400। अगर इस दो लेवल पे आता है तो आपको इन दो लेवल पे आज खरीदना है। गॉट इट। एक हफ्ते बाद भाव देखना है। समझ गया। आप कह रहे हैं कि फिर ये बढ़िया सपोर्ट वाला है। मतलब अपने 3-4 टुकड़ों में जिन लोगों ने समझो तेजी मिस की, जो लोग अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं, मैं आपको 3 एंट्री पॉइंट देता हूँ बैंक निफ्टी। ओके सर। 43,675 43,400 43,200। ओके, समझ गया। ये है खरीदने के जोन। स्टॉप लॉस 43,000। कल 22 दिन हो गए 43 के ऊपर, 43,000 के ऊपर बंद हुए। कल 14 दिन हो गए 43,675 के ऊपर बंद होते। कल 4 दिन हो गए 44,000 के ऊपर बंद होते। ये ताकत है बैंक निफ्टी की। इसलिए इंट्राडे में कभी शार्प डिप आएगा ना, मौका है। निफ्टी में भी सेम 23 दिन हो गए 18,000 के ऊपर बंद होते हैं। 8 दिन से 18,285 के ऊपर बंद हो रहे हैं और 4 दिन से 18,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो धीमे धीमे आपकी क्लोजिंग बेसिस पे ताकत बढ़ रही है। सो बैंक निफ्टी आपको गोल्डन चांस देगा आज कल में, जब भी इन लेवल्स पे टाइम में देखिए, लेवल देखिए और सोच लीजिए कि मुझे एक हफ्ते रखना, पहले आ जाए लेवल तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे हफ्ते भर रखना टाइम के लिए रखना। हाँ, और 3-4 टुकड़ों में लीजिए, मौका ढूंढ हाँ, रही है वो। मतलब वही सोच के लेना है कि 200-250 पॉइंट जो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहाँ आएगा तो मैं लूंगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही लिया आप ये सोच के लोगे मैं लूँ वहीं से वापस घूम के मेरा, तो लेना ही मत। नहीं लेना,
ये नीचे देगा आपको, हो सकता है, तो आपको टुकड़ों में 2-3 टुकड़ों में आज और कल 2 दिनों में एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना है। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ लेवल, ऊपर के बैंक निफ्टी 44,200, 44,325 पहला हल्का फुल्की रुकावट का लेवल है और 44,425 से 44,500 पार करने में हमें पसीना आ रहा है। तो 44,500 तक के लेवल अभी थोड़े विजिबल ऊपर के निकल के आए हैं। 2-3 दिनों से हम 44,500 पे जाके अटक रहे हैं। अब 44,550 के ऊपर तो फिर वही वाली बात है जो पुरानी, शॉर्ट रहना ही नहीं है, बस ये ठीक है सर। कल वैसे कल की मुनाफा वसूली देख लीजिए, उसमें एफआईएस भी हल्के हो गए, पुट कॉल रेशो भी हल्का हो गया सर। बहुत बढ़िया हुआ दीप, अच्छा ये सारे डेटा बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूँ, मुझे आज ऐसा ढूंढने से कोई खास ऐसा नेगेटिव नहीं मिल रहा, क्योंकि आप एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 61 से 54% हल्के, बहुत बढ़िया। निफ्टी पीसीआर 33 पॉइंट घट गया, वेरी नाइस। बैंक निफ्टी का तो और ज्यादा 40 बेसिस पॉइंट हल्के हो गए ना बाजार। दो तरीके से हुए, एक तो लॉन्ग पोजीशन कम हुई, दूसरा कॉल राइटर्स भी दबा के बैठे। तो दोनों तरीके से आपकी पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल आ गई। विक्स में कोई खास बदलाव, कल भी विक्स नहीं बदला, ये बदलता कब है जब वोलेटाइल मार्केट है तब भी नहीं बदलता। और क्या चाहिए। हाँ, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इंडेक्स विक्स। ओके, आइए अब आपको दे दूं स्टॉप लॉस। लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 18,475 दिया था, कल ट्रिगर नहीं हुआ। आज भी है वही है, 25 पॉइंट का मैंने और कंफर्ट ले लिया 18,450। जिनको दूर लंबा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे 18,275 भी रख सकते हैं, 18,275। अदरवाइज 18,450 कम रिस्क वाला ये ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 43,800 कल का लो, क्लोजिंग 44,000 रखेंगे, सिंपल। जिनको बहुत दूर का और बढ़िया वाला स्टॉप लॉस रखना है वो 43,675 भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपकी इच्छा पर, आप क्या रखना चाहें। शॉर्ट साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है 18,675, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 45,550 इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉप लॉस, सिंपल। ठीक है, नई पोजीशंस खरीदना है 18,340, 18,450। वैसे 18,475 पे भी आप मूड बना सकते हैं, 2-3 टुकड़ों में खरीदना है तो ही लीजिए, बाकी मत लीजिए। बाकी आराम से 18,400 पे एंट्री कीजिए, उससे पहले मत कीजिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं खरीदना है, एक आधी लोट खरीदना है तो 18,400, 3 खरीदना है तो 18,475 पे पहला, 18,400 पे दूसरा, 18,340 पे तीसरा, ऐसे 3 टुकड़ों में लेना है। इस रेंज में लेना है। जानबूझ के आज रेंज भी बड़ी दे रहा हूँ, जानबूझ के आपको स्टॉप लॉस भी दूर के दे रहा हूँ, जानबूझ के टारगेट भी बड़े दे रहा हूँ, ताकि क्या है, एक्सपायरी के दिन अगर किसी तरह का बड़ा मूव आए, और बड़ा मूव किसी भी तरह इसलिए आ सकता है, कल के डेटा वायदा कारोबार के भी भारी हैं, एफआईएस की खरीदारी बिकवाली के भी भारी हैं, इंडेक्स में भी आप देखिए अमेरिका में एक्शन पूरा हो रहा है, उम्मीद के विपरीत हो रहा है। तो एक झटका लगा अगर बाजार नीचे आता है ना, उस झटके को छोड़ना नहीं है, वहां लेना। इसलिए 340, 450 ये रेंज है। 275 का आपका होगा स्टॉप लॉस। 475, 525 दो छोटे टारगेट है। 575, 600 दो मीडियम टारगेट। 635, 660 बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 18,660 तक के ये टारगेट है, इस रेंज में खरीदारी कीजिए आराम से, दिल खोल के। जो लोग बेचना चाहते हैं, एक तो तरीका ये कि आप 18,675 का स्टॉप लॉस लगा के बेच दें, जो हाई का अभी जो हमने देखा है। लेकिन है आप 535 के आसपास, तो थोड़ा इंतजार करें, ऊपर आने दें। ऊपर 18,660, 18,725 तो बहुत अच्छी रेंज है ही बेचने के लिए। 18,600 के आसपास से भी आपका मूड बने, आप बना सकते हैं। तो बेचने के लिए देखेंगे मूड माहौल कैसा है, उसके बाद वहां पर बेचेंगे। ऊपर में ये बेचने की रेंज है। स्टॉप लॉस 18,800 का होगा। टारगेट 18,635 और 600 दो छोटे टारगेट। 18,575, 535 दो मीडियम टारगेट। 18,500, 18,475 तक के टारगेट के लिए ऊपर में करें बिकवाली भी। और मैंने इसलिए जानबूझ के आज, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी शॉर्ट कॉल देके स्टॉप लॉस दे सकता था, लेकिन चूंकि ज्यादातर खबरें ठीक है, हो सकता बाजार एक मौका आपको ऊपर की तरफ बेचने का दे, तब आप बेचिए। ठीक है, गॉट इट। बैंक निफ्टी खरीदना है 43,525, 43,675, ये बहुत परफेक्ट बढ़िया रेंज है। इस रेंज में आने पे खरीदिए। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, वही लगाना है 43,375 का। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो मत लीजिएगा, फिर आपकी मर्जी से। हाँ, मेरे लिए स्टॉप लॉस वहीं पे बैठेगा, उसके पहले बैठता नहीं है। और टारगेट जो होंगे 43,750, यहाँ से लेके 44,000 तक हर 50 पॉइंट पे रुकावट है। 750, 800, 850, 950। बहुत लोग बोलेंगे आपने तो पहाड़ा लिख दिया। हाँ, तो पहाड़ा लिखने में कुछ नहीं, जो जिसने पहाड़ा पढ़ा है ना बचपन में, वही ज्ञानी है। जिसने पहाड़े नहीं पढ़े, टेबल याद नहीं किए। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग पहाड़े वाले, कितने टेबल वाले हैं? सर टेबल वाले हैं सर। सब टेबल वाले? सब टेबल वाले हैं। सबने टेबल पढ़े? अच्छा, आपकी वो टेबल होती थी क्वार्टर, हाफ, ये वाली? नहीं। पाव, आधा, पौना, ये वाली टेबल नहीं थी? ये क्या है? ये है क्या? ये तो पता भी नहीं क्या बात कर रहे हो? हो आप ही हैं जिन्होंने
एक प्राइमरी टीचर को बुलाया जाए हमारे सबके, ये नहीं पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़, पौने 2, इनकी टेबल नहीं याद की? कभी नहीं। अब मुझे समझ में आया, मेरी कैलकुलेशन इतनी बेहतर है, मुझे मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं इसलिए मेरी अच्छी लगती है हमें तो ये सब पहाड़े भी याद करें। डेसिमल वाले कैसे, वो डिवीजन वाले कैसे? अरे भाई सिंपल है दीप, पाव मतलब क्या, 25 का पहाड़ा, 25 की टेबल वही पाव की होगी ना। हाँ अच्छा वैसा। हाँ लेकिन वो आनी चाहिए, पर आनी चाहिए। हाँ, हाँ, अब आप पाव को बोलते 0.25, हम पाव, आधा, पौना, 1, सवा, डेढ़ ऐसा करके, सो वैसा है तो वही टेबल। क्विक कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। हाँ, एकदम से सबसे बड़ी चीज आप देखो, सबसे फास्ट कैलकुलेट कौन करता है? अब जैसे नूपुर जाके अगर किसी सब्जी वाले को बोल दे 1.5 पाव सब्जी दो, और वो बोले मेरे 2.5 रुपये पाव है, ऐसा समझो, आजकल तो 2.5 में कुछ नहीं हो रहा, 25 रुपये पाव समझो, तो कैलकुलेशन करने में हिल जाएंगे। लेकिन सब्जी वाला हमसे ज्यादा फास्ट कैलकुलेट करके तुरंत बोल देता है, लाइए मैडम 37.5 रुपये, करेक्ट 1.5 पाव की, है ना। तो वो कैलकुलेशन बड़ी काम आती है। वो मैथमेटिक्स से और कुछ होता नहीं होता, आपका दिमाग IQ लेवल बड़ा शार्प होता है, इसलिए मैथ्स पढ़ाई जाती है सबसे ज़्यादा। और जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, मजबूत होती है, उनका IQ लेवल बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। चलिए बढ़िया है, तो टेबल की पहाड़े याद करने का बड़ा फायदा मिलता है। तो हाँ, हम कहाँ बात करते हैं, थोड़े भटक गए। बैंक निफ्टी बेचने के लिए। बैंक निफ्टी बेचना है आपको 40 एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, अच्छा बाय करने के लिए तो हमने बैंक निफ्टी का दे ही दिया, खरीदने की राय हो गई, कंप्लीट हो गई। 43,375 और ऊपर में 44,125 तक के ये सारे टारगेट हैं जो बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, यहाँ 44,800, 850, 950 के पहाड़ी की बात हो रही है अब। एग्जैक्टली हाँ, बेचने के लिए रिकलेक्टेड। ओके, अब आइए बेचने की बात। बैंक निफ्टी में बेचिए 44,500, ये आपका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट करने के लिए। जितना 44,500 के नज़दीक बेच पाएँ, 44,400 के आसपास बेच पाएँ, उतना बेहतर है। 44,025, 43,950 दो छोटे टारगेट, 43,900, 43,825 दो मीडियम टारगेट, 750, 675 दो बड़े टारगेट, और बहुत बड़े टारगेट 600 और 525 के अगर आए तो। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए सारा डेटा सामने आ गया और 25 का पहाड़ा भी आपने सीख लिया। बैन लिस्ट कोई स्टॉक नहीं है सर, कुछ बदलाव नहीं है। अब थोड़ा डेटा आता है। कल एक्चुअली 2 बड़ी डील्स हुई थी, इसलिए FIs की 3,400 करोड़ की खरीदारी है, DIs की 2,500 करोड़ की बिकवाली है। इसे कितना माने सर? माने नहीं, क्यों मानना है? कल तो देखो बहुत MSCI एडजस्टमेंट है, अपने MSCI एडजस्टमेंट 2 था, ब्लॉक ये डील था। आपकी सोना की भी थी, और वो कौन सी है, HDFC लाइफ। हाँ, तो इसलिए ये डेटा में अपने समझ, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है, ठीक है। दोनों ही FI DI न्यूट्रल टाइप ही समझ के चलो। जो एफएनओ में इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, उसमें भी एडजस्टमेंट होता है, आर्बिट्राज भी थोड़ा होता है। तो कल के डेटा को ज्यादा मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, जाने देते हैं। काम के डेटा कौन से हैं? एफएनओ के 18,500 मेक और ब्रेक लेवल पहले यही है। 18 मतलब 30-35 पॉइंट कमजोर हो जाए तब तक आप कमजोर नहीं है। फ्रेश कमजोरी आपको 18,500 के नीचे फील करनी है, ठीक है? क्यों? 18,500 के पुट पर 1 करोड़ 10 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 18,500 के कॉल पर भी 80 लाख शेयर है। सो 18,500 के नीचे जाने पर ही कॉल राइटर हावी होता हुआ दिखेगा। सो पहले 18,500 के आसपास आपका सपोर्ट है। सो बेसिकली आपको खुलने के बाद 18,475 18,525 की रेंज को होल्ड करके देखना है कि और कमज़ोर होते हैं नहीं। कमजोरी शुरुआत कहाँ से होगी? 18,475 के नीचे से, और अगर वहाँ से नीचे खुलते हैं तो 18,400 तक का रास्ता आपके लिए खुलता है, 18,475 के नीचे। ये एफएनओ डेटा। और 18,525-35 के ऊपर जो कल की क्लोजिंग टिक जाते हैं तो 18,600 तक का रास्ता खुलता है, और 18,600 पार करना थोड़ा पसीने वाला काम होगा, मुश्किल होगा। 1 करोड़ 35-30 लाख शेयर वहाँ पर कॉल राइटर्स हाईएस्ट खड़े हैं। सो एफएनओ डेटा ये बता रहे हैं ऊपर में 18,600 आपकी रुकावट वाली है, 18,500 मेक और ब्रेक लेवल है। ये बस डेटा आप जान रखें। बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 44,000 के नीचे से ही कमजोरी फील कीजिए, 125 पॉइंट घट भी जाए तो डरने की बात नहीं। कमजोरी 44,000 के नीचे से। 44,000 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 31 लाख शेयर। अब 44,500 पार करने में मुश्किल होगी, 50 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 44,300 से 44,500 की रेंज में आएगी सप्लाई। 300 से ही शुरू हो जाएगी सप्लाई आना, वहाँ आएगी सप्लाई, और खरीदारी जो आएगी वो आएगी 43,675 43,825 की रेंज में। ये आपके एफएनओ डेटा बता रहे हैं। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए इंटरेस्टिंग डे है, वीकली एक्सपायरी भी है, एक्शन पूरा आएगा। कोटक बैंक की भी बात कर ली, इस पर भी आपको रखनी नजर, इसकी वजह से भी थोड़ा इंडेक्स पर मूवमेंट। स्टॉक ऑफ द डे ढूंढना पसीना आएगा, अभी तक तो रिजल्ट के दिनों में बड़ा आसानी से काम हो जाता है, अब मुश्किल होगा काम। वैसे कोल इंडिया ऑफर फॉर सेल आ गया सर?
हाँ आउट ऑफ द एक्चुअली ब्लू आए। कल ये जो जिस गिरा तरह है, से हाँ। शुरुआत में एकदम तेजी से नीचे खुला, और जब मैं सोचा था कि वो नॉन कोकिंग कोल प्राइसेस 8% बढ़े हैं, तो शायद हो सकता है एक रिएक्शन पॉजिटिव साइड आ पर आया सकता था, था। लेकिन इसका मतलब कल किसी न किसी को तो अंदाजा था समझ में ऑफर आ सेल आ रहा है, इसी वजह से कल जो स्टॉक में जो नेगेटिव साइड पर रिएक्शन रहा वो ये वजह थी। बाकी कोल इंडिया इतना घटना नहीं चाहिए, बट वही है, देखो सबसे बड़ा इनसाइडर वैसे तो प्रमोटर ही होते हैं किसी भी कंपनी में। यस सर। तो जब प्रमोटर ले रहे हो तो आपको पता है कि इसका मतलब वो आगे साल 2 साल 3 साल में कंपनी में क्या देख रहे Outlook हैं। अच्छा जब प्रमोटर बेच रहे हो तो भी आपको पता है भी। और यहाँ तो नेचुरली जब भी बढ़ता है बेचारा 250 के आसपास आता ही सप्लाई आई जाती है, तो फिर से सप्लाई है गोल इंडिया आ गई है। ठीक है, चलिए इस पर रखेंगे नजर। इनफैक्ट इसका जो ऑफर फॉर सेल है उसकी डिटेल्स भी थोड़ी ले लेते हैं, बाकी ट्रिगर्स खबरें भी हैं। हमारी टीम है तैयार, अरमान, नुपुर, आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? जी कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो ऑटो सेल्स का मई का जो डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। सरकार टू व्हीलर ईवी पर जो इंसेंटिव है वो घटाएगी, और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ट्रैक्टर की कीमतें हैं वो बढ़ाएगी। टीसीएस यहाँ पर जो कृतिवासन साहब हैं वो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर जो आते हुए दिखेंगे, वो राजेश गोपीनाथन साहब हैं, उनकी जगह पर। एबी कैपिटल यहाँ पर बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी कर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है श्री सीमेंट में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 55 का। और ग्लोबल के हिसाब से यूरोप का सीपीआई का मई महीने का डेटा आता हुआ दिखेगा। और खबरों में कोल इंडिया पर ध्यान रखेंगे क्योंकि सरकार ओएफएस के जरिए कोल इंडिया के शेयर जो है वो बेचेगी, और 1 जून से अगर आप देखें तो 2 जून तक जो है ये शेयर बिक्री होगी, और भाव जो है वो लगभग 225 के का भाव है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे लगभग 7% डिस्काउंट पर है। और ओएफएस के जरिए जो सरकार लगभग 18.5 करोड़ जो शेयर्स है वो जो है बेचे जाएंगे। कितना हिस्सा बेच रही है सरकार? सरकार लगभग कंपनी में 3% तक का हिस्सेदारी बेचती है। 3%। और फ्लोर प्राइस इन्होंने रखा है 225 का, जो अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो 7% के आसपास डिस्काउंट है। 7% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस है। कल ऑलरेडी 1.25% नीचे था। कोल इंडिया आज डेफिनेटली फोकस में रहने वाला है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अच्छी खबर आते हुए दिख रही है रेस्टोरेंट और होटल स्टॉक्स के लिए, साथ ही साथ ओएमसी, क्योंकि देश भर में सस्ता होने वाला है 19 kg वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 83.5 रुपीज़ से इसे कटौती की गई और आज से ये दरें लागू हो जाएगी। तो सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। साथ ही साथ ओएमसी जो एयरलाइंस की तरफ से भी एक खबर आती दिख रही है, जहाँ पे एटीएफ को सस्ता किया गया है। लगातार चौथी बार यहाँ पे कटौती होती हुई नजर आ रही है। एयरलाइंस के लिए राहत की खबर है, ओएमसीज ने घटा दिए एटीएफ के प्राइस 6,633 रुपीज़ से घटाए गए हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। गैस स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि जून महीने के लिए सरकार ने नए गैस के दाम तय किए जो 8.5% नीचे हैं पिछले महीने से अगर कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल जो प्राइसेस है वो $7.58 के आसपास के। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले। टाटा मोटर्स, जहाँ पर रॉयटर्स से खबर सामने आ रही है, जेलर ने फायर रिस्क के कारण अमेरिका में जैगवार का आई पैस गाड़ियाँ जो है उनको रिकॉल किया गया। फायर रिस्क के चलते 6,400 गाड़ियों का रिकॉल किया है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। मॉयल, जहाँ पे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, 10% से ये बढ़ोतरी की गई और आज से ये लागू हो जाएंगे। तो मॉयल भी आज फोकस में रहने वाला है। महिंद्रा सीआई, जहाँ पे कंपनी का नया नाम सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड को अप्रूवल मिल चुकी है। 15 मई से इसे प्रभावी किया गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से अप्रूवल आया। हालांकि बीएसई और एनएसई पे ये नाम बदलाव होना अभी बाकी है। बल्क डील में कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पे पीएनबी पैराबिस ने करीबन 1.25 करोड़ शेयर्स बेचे 2011 के भाव पे। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी फिर से आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और आज का पूरा एक्शन भी। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी एक बार जान लेते हैं। बिल्कुल एफआईआर का मॉर्निंग। आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 5,332 के लक्ष्य के लिए 4,622 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं। टारगेट थोड़ा सा कट किया, 75 रुपये से घटाकर अब 5,300 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखें और लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया है, 5,050 से बढ़ाकर 5,270 कर दिया। लेकिन टोरेंट फार्मा, जहां पर कल हमने देखा था कि अच्छे नतीजों के बाद बढ़िया मूव आई थी, आज भी एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डबल अपग्रेड। पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब सीधे तौर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी की है, 1745 से बढ़ाकर 2030 1836 की क्लोजिंग चल रही है। और ये मान रहे हैं कि भारत में अगर आप देखें, भारत और ब्राजील में
परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, नतीजे अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिले और काफ़ी सारे पोटेंशियल लिवर्स इन्हें नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते मान रहे हैं कि आगे जाकर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ से और सुधर सकती है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने भी 1800 से बढ़ाकर 1950 रुपये कर दिया है। सिटी यूनियन बैंक नतीजों के बाद तेज रिएक्शन हमने देखा था, मैक्वारी की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 175 से सीधे घटाकर 140 कर दिया, हालांकि स्टॉक लुढ़क कर ऑलरेडी 125 के आसपास आ गया है और मान रहे कि कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो सभी बैंकों में कमजोर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। रियल्टी स्टॉक्स लगातार फोकस में, प्रेस्टीज एस्टेट जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 484 की क्लोजिंग, 650 का ऊंचा टारगेट। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 554 से बढ़ाकर 587 कर दिया है। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य में 10 रुपए की मामूली बढ़ोतरी, 550 से बढ़ाकर 560। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। नतीजे हो गए खत्म, थोड़े स्टॉक्स और रिपोर्ट्स भी आना हो गई हैं कम, बट स्टॉक्स में एक्शन है भरपूर और हमारे सारे मेहमान भी है तैयार। आइए करते हैं उनका स्वागत। बिगुल पिक ऑफ द डे। स्वागत है सभी मेहमानों का। बंसल जी, कुणाल जी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, कुणाल जी वो वाले कुणाल जी है? ओहो, यंग कुणाल जी, यंग कुणाल जी नहीं, यंगर कुणाल जी, यंगर कुणाल जी। अच्छा, दूसरा ये कि इससे प्रूव हो गया कि दूसरे वाले कुणाल जी बहुत लेट है। ओके, तो चलिए, और सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप सबका स्वागत है। तो मेरा मन ये कर रहा है कि आज सेठी साहब के साथ ही शुरुआत की जाए। आइए करते हैं, बिल्कुल। सेठी साहब सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बस अब। देखिए अनिल जी, कल जो भी बाजार बंद होने के बाद खबरें आई, काफी सारी पॉजिटिव खबरें हैं। एक तो यूएस में जो डेट सीलिंग का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया, वहां पे वो बिल पास हो गया, सुबह सुबह खबरें आई। बाकी हमारे जो जीडीपी के नंबर्स आए इस क्वार्टर के और FY23 के बहुत ही अच्छे आए हैं, 7.2% फॉर FY23। और तीसरा, क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल खबरें सब पॉजिटिव है, बट SGX निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। मुझे लगता है बाजार ड्यूरिंग ड डे पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और चूंकि आज एक्सपायरी रहेगी तो थोड़ा वोलेटाइल रह सकते हैं, बट खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। और जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो इन खबरों पे डिपेंडेंट है। जिस तरह के जीडीपी नंबर्स आए और जिस तरह से कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां करती का परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में और आगे भी माना जा रहा है, मुझे लगता है एबीबी में आज भी खरीदारी करनी चाहिए। कल भी ये स्टॉक अच्छा किया है, बट आज भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये कल 4125 पे बंद हुआ है, 4250 के टारगेट है, 4090 का स्टॉप लॉस। ABB ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, ये लेवल्स कैश के या फ्यूचर्स के? अरे जी, जो भी लेवल्स देता हूँ मैं कैश के लेवल्स देता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? जिसको फ्यूचर्स करने हैं वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे इसके हिसाब से। बाकी इजी रहता है, कभी कैश हाँ, तो थोड़ी मेहनत, थोड़ा काम दूसरों को भी करने देना चाहिए। सारा का सारा हलवा बना के दे सकते हैं सेठ साहब, खाना और तो निगलना तो आप ही को पड़ेगा, ऐसा सेठ साहब का कहना है, मैंने नहीं कहा। ओके, 4090 के स्टॉप लॉस के साथ 4250 के टारगेट के लिए ABB खरीदने की राय। कुणाल शाह साहब, स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग पहले तो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल के सेशन में हमने जो सेल ऑफ देखा था फर्स्ट हाफ एन आवर में, वहीं पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, जहां से हमने लास्ट हाफ एन आवर में बाइंग देखी थी बिकॉज ऑफ द MSCI रिबैलेंसिंग की वजह से वो बाइंग दिख गई थी। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवेज रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज वीकली एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी रहेगी। निफ्टी में जहाँ तक बात करूँ, 18578 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो लॉन्ग पोजीशंस अग्रेसिवली क्रिएट करनी चाहिए। लोअर एंड पे 18485 का एक सपोर्ट है, तो ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी अटका हुआ है। जिस साइड भी ब्रेक करेगा वहीं से हम मोमेंटम देखेंगे। स्टार्टिंग का फर्स्ट 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए, कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड उसके ऊपर हम एक कॉल ले सकते हैं। जहाँ तक पिक ऑफ द डे की बात है, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा था। हमने आपके चैनल में रेकमेंड भी किया था ये शो 12:30 को, और वो स्टॉक मेरे अभी भी रडार पे है, वो है PI इंडस्ट्रीज।
आप पीआई इंडस्ट्रीज का लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला था वॉल्यूम्स के साथ कैश मार्केट में भी, और फ्यूचर्स में भी हल्की सी लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशंस क्रिएट हो चुकी थी। सो पीआई इंडस्ट्रीज आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो आपको लोअर लेवल्स पे भी शायद मिल सकता है। 3623 कल उसका फ्यूचर क्लोज हुआ था। अगर आपको 3600 के आसपास मिलता है तो बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नीचे के एंड पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 3530 का, और अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स देख रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पे, वो फर्स्ट रहेगा 3710 और सेकंड टारगेट रहेगा 3760 का। और अगर इस पर आप पोजिशनल बेट भी थोड़ा बहुत लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 1 महीना या 2 महीना, तो भी ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये आगे जाके 4100 4200 के भी लेवल्स बता सकता है। ओके, तो 3710, 3760, 4100, 4200 ये सारे लेवल्स हैं जो पीआई इंडस्ट्री के लिए खरीदारी करने के लिहाज से कुणाल शाह साहब को है पसंद। आइए बंसल जी का किया जाए स्वागत। सुप्रभात बंसल जी, आज आप लकी नंबर 3 पर आए हैं, स्वागत है आपका। बताएं सर, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, लकी नंबर 3 तभी तक लकी होता है अनिल जी जब 3 के बाद भी कतार होती है। हाँ। तो अनिल जी कतार अभी लंबी है, वो दिक्कत तब होती है जब आप रेस में थर्ड आओ और टोटल लोग भी 3 ही हो अनिल जी, तब दिक्कत लगती है। तब भी आप, तो अनिल जी ऑल इज वेल है। तब भी आप तो पीछे अनिल से जी, तो पहले तो मैं नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? जी, अनिल जी। तब भी आप पीछे से तो फर्स्ट ही आए हो, नीचे से तो फर्स्ट आए हो। बंसल जी, कभी जिंदगी में ऐसी सोच बड़ी करो, जैसे छोटी सोच में तो 3 थे, मैं ही पीछे आया। कभी भी आप पीछे रह जाएं, आपके आगे हजारों लोग खड़े हों, घूम जाओ, रिवर्स होके एक सेल्फी ले लो, सब पीछे दिखेंगे। लाइफ में नजरिया बदलो, लोगों को नहीं बदल सकते, नजरिया बदल सकते हो। जी अब बताएं सर। अनिल जी, 2 चीजें हैं। पहले तो पिक ऑफ द डे है बायोकॉन, जिसको कल मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड भी किया था। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एंटायर फार्मा स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। बायोकॉन की क्लोजिंग 245 के अराउंड की है। इन स्तरों के अराउंड बायोकॉन में खरीदारी की राय है। 238 238 का स्टॉप लॉस लगाना है। 258 के टारगेट के लिए बायोकॉन है पिक ऑफ द डे। और बायोकॉन एक बड़ी वाइट ब्लू कैंडल बनाने का दमखम रखता है। 2 दिन का नजरिया बना के बायोकॉन में ट्रेडिंग की राय है। और अनिल जी, एक रिटायर्ड बैंकर मेरे को मिलते हैं अनिल जी, आज सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, इट्स मोर देन 30 डेज कुणाल जी के सपने में अनिल जी नहीं आ रहे हैं, ऑल इज वेल। तो कहते एक बार पूछेगा। मैंने कहा ऑन एयर ही पूछ लेता हूँ, वो भी मोटिवेट होंगे। सुबह सुबह अनिल जी टीवी देख रहे होते हैं। तो मोर देन 30 डेज हो गए हैं अनिल जी, कुणाल जी के सपने में आप आए नहीं है। बाय द वे, सपने कब आते हैं? जब साउंड स्लीप होती तब, या साउंड स्लीप नहीं होती तब? कोई इस पे कोई रिसर्च है? ये तो बंसल जी बता पाएंगे उनकी। तो आई थिंक अगर सपने नहीं आ रहे तो इसका मतलब कुणाल जी शांत है मन में, ही इज हैविंग नाइस साउंड स्लीप एक्चुअली, इजंट इट? और उनके काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा, बढ़िया बढ़िया कॉल्स आएंगे और टारगेट जल्दी जल्दी हिट होंगे। आई एम हैप्पी। अच्छा साइन। हाँ, अच्छा साइन है। तो कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सपने में आप नहीं आए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बंसल जी, काफी अरसा हो गया। अनिल जी, उसकी वजह है कि आप इतने बिजी रहते हैं अनिल जी, इतने लोगों के सपनों में जाना पड़ता है आपको, और मार्केट आवर्स के दौरान भी बिजी रहते हैं, बाद में भी आपको कहीं पर्यटन के लिए भी जाना पड़ता रहता है, कभी गोवा कभी कश्मीर, पर्यटन। इस वजह से अनिल जी आप आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अनिल जी, मैं बराबर सो रहा हूँ इंतजार में आपके। बहुत ही बढ़िया कुणाल जी। देखिए, अगर मैं आपके सपने में नहीं आ रहा हूँ तो आपके लिए और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। आपके पास आई एम श्योर बेटर चॉइसेस होंगी। मैं तो जरूर चाहूंगा मुझे बेटर चॉइसेस मिले। चलिए, लेकिन आप साउंड स्लीप ले, ये हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, एक चीज और स्पष्ट कर दें अनिल जी, अभी आपने कहा कि लकी नंबर 3 पोजीशन पर बंसल जी आए हैं जी। अनिल जी, ये 3 पोजीशन अनिल जी, ये जो नंबर 3 है किसके लिए लकी है अनिल जी? बंसल जी के लिए कि वो 3rd पोजीशन पर आए हैं, या अनिल जी हम सभी के लिए कि बंसल जी आज शो में आए हैं? अनिल जी, किस वजह से 3 जो है लकी है, ये बता दीजिए। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 3 तक मिल जाता है मेडल, 3 के बाद मिलता नहीं। 4था नंबर को किसका आया वो आंकड़ों में रहता नहीं है। उस लिहाज से बंसल जी थोड़े से लकी साबित रहे। नो डाउट परफॉर्मेंस उनकी, जैसे पिछले ओलंपिक में गोल्ड मिला और इसमें ब्रॉन्ज मिला हो तो आप अच्छा तो नहीं फील करेंगे, फिर भी बंसल जी कर रहे हैं तो इनकी मर्जी। हमेशा फर्स्ट आते हैं, आज 3रे नंबर पे आए, उसके बावजूद अच्छा फील कर रहे हैं कि मेरे पीछे भी कोई और है जो आप हैं। बताएं सर, अब अपना पिक ऑफ द डे।
अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है कोटक बैंक। कोटक बैंक में कल एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और 1980 जो कि मेरा बर्थ ईयर है, उस पर एक बड़ी रेजिस्टेंस चार्ट पर थी जो कि पार होते हुए कल नजर आई। तो मुझे लगता है अनिल जी आज बाजार का मूड खराब है, एसटीएक्स ये कह रहा है, तो थोड़ा सा नीचे खुलेगा, नीचे के लेवल्स पर बाय करके चले। 1981 पर एक स्टॉप लॉस रख ले, 1981 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 2050 का, इवेंचुअल टारगेट 2080 का। कोटक बैंक मुझे लगता है अनिल जी 2200 के लेवल्स इस तेजी में दिखाएगा, तो इन स्तरों पर कोटक बैंक में खरीदारी करें। कोटक बैंक लेवल आप ये जो दे रहे हैं कैश वाले ही दे रहे हैं, क्योंकि कल कैश में बहुत भागा है सर। जी अनिल जी, कैश का लेवल है। ठीक है, आइए सुमित जी का किया जाए स्वागत। सुप्रभात सुमित जी, पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है हेवेल्स, और इसमें आप देखने को मिल सकते हैं ऊपर के लेवल्स, क्योंकि हेवेल्स में एक तेजी का शुरुआत हुआ है। हेवेल्स चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने एक बढ़िया मूव दिखाया है, रिसेंट का हाई ब्रेक किया है, और हेवेल्स में अब यहां से एक रैली बननी चाहिए, तो 1300 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1265 1270 के पास का दिखाई दे रहा है, तो 1265 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और थोड़ा सा पोजिशन नजरिया लेके एक हफ्ते के लिए इसमें खरीदारी करें, जिसमें ऊपर में 1350 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 1350 का लेवल भी टूटना चाहिए, और 1365 रुपए तक के लेवल हेवेल्स में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो 1265 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1350 1365 के टारगेट्स के लिए। 1350 1365 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। ये है आपके लिए हैवेल्स, जिस पर राय आ रही है, इस पर भी करना है फोकस। ये स्टॉक भी एक्शन में आ सकता है। इनफैक्ट आज एक्शन में कई सारे और स्टॉक्स भी आने वाले हैं, उस पर भी करेंगे बातचीत। बट आपकी स्क्रीन पर एक टीज चल रही है, उसके बारे में भी एक बार मैं आपको बता दूं। आज सुबह 10:56 पर 11 बजे एक खास स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है अनिल जी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ, और कई सारे अहम मुद्दों पर बात हुई है। ऑफ कोर्स जी एंटरटेनमेंट सोनी मर्जर की बात चली है, उस पर भी बात करी है, और भी कई सारी चीज़ों पर हुई है चर्चा। अनिल जी से भी इसके बारे में एक बार पूछते हैं। उससे पहले ये जो शो आने वाला है उसका एक खास प्रोमो हमने तैयार करा है, वो पहले देख लेते हैं और फिर अनिल जी से करेंगे बातचीत। टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े महारथी डॉक्टर सुभाष चंद्रा का अब तक का सबसे खास इंटरव्यू, जहां पूछे गए कुछ तीखे सवाल। कब तक आप उम्मीद करते हैं कि लाइफ बैक टू नॉर्मल, एकदम सब कुछ ठीक, जीरो, अब कोई किसी का देना बाकी नहीं है? कुछ 8.8% कुछ बाकी रह गया है जी, वो अभी उससे भी कम हुआ है। हम 100% की उसमें मार्क पर जल्दी पहुंचे। इन्वेस्टर्स हो या लेनदार, हुई सबके सवालों की बौछार। क्या नेटवर्थ है आपकी ग्रुप की? मेरे पास लगभग ना के बराबर कुछ है, और यहाँ तक कि मैंने अपने जिस घर में जिसमें मैं रहता हूँ वो भी मैंने उसके ऊपर भी कर्जा लेकर के लोगों के पैसे चुकाए। जी सोनी मर्जर पर भी हमने की सीधी बात। जी सोनी मर्जर कब तक पूरी होने की संभावना है? मुझे आशा है कि कोई उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं जी, कि वो ना हो। और खुला मुश्किल वक्त में हौसला रखने का राज। मैं तो प्रेजेंट में जीने वाला व्यक्ति हूँ जो इस समय इस पल में जीता है। देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सबसे बेबाक अंदाज, सिर्फ जी मीडिया पर। कुछ बढ़िया तीखे सवाल पूछे अनिल जी आपने सर, डायरेक्ट टू द एक्चुअली पॉइंट। ये आइडिया कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको। कई सारे हमारे दर्शक हैं जो ट्वीट करके कई बार मैसेज करते हैं अलग अलग इंटरव्यूज के बारे में। अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट मेरे पास में आया था, और उन्होंने कहा कि आप सारे इतने कॉर्पोरेट से बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, आप अपने मैनेजमेंट का इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं? जनरली हम इसलिए नहीं करते हैं, कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई आप अपने मैनेजमेंट को कर रहे हो तो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, बात कर रहे हो, उनकी बड़ाई करने के लिए कर रहे हो, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती है। इसलिए हम अप्रोच भी कम करते हैं। और पहले जब तक जी एंटरटेनमेंट एसएल ग्रुप का हिस्सा था तब तक हम उस स्टॉक पर रिकमेंडेशन लिया दिया भी नहीं करते थे। वो एक जो कहना चाहिए एक अच्छा गवर्नेंस वाला आपको चीज़ रखनी चाहिए उस हिसाब से। लेकिन फिर जब एक दो लोगों ने ट्वीट किया, मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, पूछा जाए। और फिर मैंने रिक्वेस्ट की, चेयरमैन सर ने उसके लिए हाँ की। मैंने कहा सर मैं थोड़े
कड़क सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है पूछना, तो जो आपकी मर्जी पूछिए उसमें अच्छा, क्या है। उनकी तरफ से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख भी सकते हैं जो सवाल लोग जानना समझना चाहते हैं, डेट रिपेमेंट को लेकर, ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, आगे के प्लान्स को लेकर, व्हाट नेक्स्ट, मर्जर को लेकर, उन सब पर मैंने खुलकर बात की। बेहद इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, ज़रूर देखिए। आज 10:56 पर होगा ये इंटरव्यू, यहाँ भी होगा और हमारे जी ग्रुप के बाकी चैनल्स पर भी अलग अलग समय पर आप देख पाएंगे, तो मिस मत कीजिए। बढ़िया इंटरव्यू। बिल्कुल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अनिल जी ने पूछे हैं और उसके जवाब आपको मिलेंगे 11 बजे आज या 10:56 पर। आप ज़रूर इस इंटरव्यू को देखें। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी करनी है बातचीत। लेवल्स के हिसाब से भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपके रेडार पर रहने वाले हैं। कोल इंडिया ऑफर फॉर सेल 7% के डिस्काउंट पर ये आ रहा है। कुणाल सरावगी जी जरा एक बार कोल इंडिया का चार्ट देखें, बताएं। आज ऑफर फॉर सेल लॉन्च भी हो रहा है, आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए होगा। चार्ट्स पर क्या व्यू रखना है सर? 225 का फ्लोर प्राइस है। देखिए कुछ डाउनवर्ड प्रेशर ज़रूर इसके कारण बना रहेगा दीपांशु। स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे मिले तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। गिरावट में जो बड़े सपोर्ट चार्ट पर नज़र आते हैं वो 235 233 के आसपास हैं। तो अगर मान लीजिए स्टॉक और थोड़ा नीचे आता है, हमने कल भी कुछ प्रेशर देखा था, अगर आज भी स्टॉक नीचे मिलता है तो नीचे के लेवल्स पर थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवरहैंग खत्म होगा, उसके बाद आपको स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। में खरीदारी की राय है। कोल इंडिया ऑफर फॉर सेल लॉन्च हो गया है, इस काउंटर को तो आज आप जरूर अपने रेडार पर रखिए ही। रेडार पर रखिए कुछ और स्टॉक्स भी। टाटा मोटर्स, इस पर भी एक्शन होगा। JLR ग्लोबली अपनी 6400 जैगुआर आई-पेस गाड़ियों का रिकॉल कर रही है। एक फायर रिस्क के चलते ये रिकॉल उन्होंने यूएस में इनिशिएट किया है। ये आपके लिए खबर आई है। कल तो ऑफकोर्स स्टॉक हमें अच्छे मोमेंटम में भी दिखा था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही आपको जाके बंद होते हुए दिखा था स्टॉक। मूव भी अच्छी आ रही थी, जय की तरफ से आई थिंक एंड में कॉल भी था, बट थोड़ी खबर नेगेटिव आई। एक बार देखते हैं अगर इम्पैक्ट आए। चार्ट्स पर क्या रहेगी राय सुमित जी? टाटा मोटर्स देवांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोजीशंस लेके होल्ड करें। स्टॉक के अंदर ओवरऑल तेजी का ट्रेंड चालू है। कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करें। आने वाले दिनों के अंदर ये एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। जैसे स्टॉक ऊपर में 535 540 का लेवल तोड़ेगा तो इसके अंदर फिर 550 से 575 रुपए तक के लेवल पोजिशनल तौर पे टाटा मोटर्स में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। सेठी साहब, ऑटोज पर आपकी राय, क्योंकि आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। कल हम बात कर रहे थे थोड़ा शायद रूरल डिमांड से हिट आ सकता है, बट एस्कॉर्ट्स की तरफ से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। बाकी ऑटो कंपनीज पर भी फोकस है। आपका व्यू सर ऑटो सेल से पहले? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, आज ऑटो के नंबर्स आएंगे, इस मई के महीने के सेल्स के नंबर्स, और वहाँ पे जैसे आपने ठीक कहा एस्कॉर्ट्स पे बुलिश व्यू है। वहाँ पे एक तो प्राइजेस भी आज से शायद बढ़ रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स के, और बाकी ट्रैक्टर सेगमेंट वगैरह ने अच्छा किया है तो वो ऐसे माना जा रहा है। बाकी टू व्हीलर्स की सेल्स अच्छी रहनी चाहिए, और उसके ऊपर टीवीएस मोटर है या हीरो मोटोकॉर्प है, ये सब अच्छा कर सकते हैं। बाकी पैसेंजर व्हीकल्स में ऐसे माना जा रहा है थोड़ा दबाव रहेगा, कमर्शियल व्हीकल्स में दबाव रह सकता है। तो ऑल इन ऑल आज जब नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद ही देखना है, और बिफोर नंबर्स अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है टीवीएस मोटर कुड बी अ गुड बेट। ओके, टीवीएस मोटर्स बढ़िया पिक रहेगी आपके लिए नंबर से। सेठी साहब, आप जनरली एक पिक ऑफ द डे फिर 4-5 और भी देते, आज दी नहीं आपने? अनिल जी आपने पूछा नहीं, मैं तो इंतजार। अच्छा, ओहो, सेठी साहब को ना पूछे तो मतलब सेठी साहब बताएंगे नहीं? ओहो, सेठी साहब की पूछ होती रहनी चाहिए जी। पूछा नहीं आपने? पूछा नहीं, हमारी गलती है, पूछना चाहिए था सेठी साहब। बताए, पूछना चाहिए। पूछना चाहिए सेठी साहब, हम 3-4 बार आपको पूछ रहे हैं, प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए।